नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5 को, और भाग 4 में जहां हमने सीखा कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, वहीं पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, तो हम कैसे उसका समाधान ढूंढें। उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को पार्ट 5 में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, इसका मतलब आप आत्म प्रबंधन सीख रहे हैं, और आज सीखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन मेकिंग के बारे में। तो हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करें। जब कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बात कर रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो पहले समस्या तो पता होनी चाहिए। तो जो भी सही समस्या है, आप परेशान हैं, यह कोई समस्या नहीं है। आप किस कारण से परेशान हैं, वो कारण ढूंढना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आपको समस्या पता चलेगी तभी आप उसका हल कर पाएंगे। स्पष्ट रूप से उस समस्या को परिभाषित करें, उसको डिफाइन करें कि वो समस्या क्या है। आप मान लीजिए आपके काम दिन भर में जितने भी आप प्लान करते हैं, जो भी आपकी पूरी योजनाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। उसमें से आधे काम पूरे होते हैं, आधे छूट जाते हैं। क्या समस्या है? काम पूरा ना होना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है जब आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको पता चले कि आप लेट उठते हैं, आपके दिन की शुरुआत लेट होती है। इसलिए आपका सुबह का जो एक एनर्जेटिक समय होता है, जब बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में होती है, उस समय पे आप काम नहीं कर रहे हैं, वो समय खराब कर रहे हैं और दिन लेट चालू हो रहा है, और इस वजह से शाम होते होते आपके काम भी आधे ही पूरे हो पाते। जो भी आपकी योजना थी, जो भी आपकी प्लानिंग थी, उसके अनुसार काम पूरे नहीं हुए। तो पता चला कि साहब हम सुबह समय से नहीं उठ रहे हैं। अब क्यों नहीं उठ रहे हैं, ये सोचना है। वो सोचने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या आप समय से सोते हैं, क्योंकि जब लेट सोएंगे तो नींद तो पूरी होगी, तो उसके लिए सुबह लेट ही उठना पड़ेगा। तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कुछ समय बाद आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, शारीरिक समस्याएं होने लगेंगी। तो अब आपका लेट सोना, वो हमारी समस्या आइडेंटिफाई हो गई। तो कहां काम पूरे नहीं हो रहे थे, हमें पता चल रहा है कि रात को लेट सोता हूं। अब रात को लेट क्यों सोते हैं, या आप समय पे भी सो रहे हैं, तो क्या आपकी नींद ढंग से नहीं हो पा रही, बार बार नींद खुल रही है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी समस्या को समझते हुए बांटना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। स्पष्ट रूप से उस समस्या को परिभाषित करें जिसका आप सामना कर रहे हैं। और करना क्या चाहिए? विशिष्ट समस्या, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो आपका नुकसान हो रहा है, जो भी आप पे इंपैक्ट आ रहा है, जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, और अगर वो समस्या हल हो जाए तो जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में भी सोचिए। आप लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर ये प्रॉब्लम किसी तरह से सॉल्व हो जाए तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्या परिणाम मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं सुबह समय से उठने लग जाऊं तो सुबह के समय में ही, जो अर्ली मॉर्निंग होता है, उसी समय में मैं बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करके उन पे काम करना चालू कर सकता हूं, और शाम होते होते मेरे रोज की जो प्लानिंग है, जितनी भी मेरी योजना है, उनके पूरे काम हो जाएंगे, वो सारे काम होने लग जाएंगे। कितना सुखद परिणाम है। तो उस सुखद वांछित परिणाम के बारे में सोचिए, जो आप डिजायरेबल, आपका रिजल्ट है, जो आप चाहते हैं कि हो। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, उस प्रॉब्लम की वजह से उस परिणाम पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में सोचिए, इन्हें लिस्ट करिए, इनको आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, और फाइनली आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। यही तो हम बात कर रहे हैं प्रभावी समस्या समाधान की कौशल के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में। ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम, जैसा मैंने आपको बताया, जो भी आपकी समस्या आपको दिख रही है, बड़ी तो समस्या नजर आ रही है, बड़ी मतलब आपको अभी एक व्यापक तौर पे समस्या दिख रही है, काम पूरे नहीं हो रहे। अब उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटिए, बांटिए, छांटिए कि काम पूरे क्यों नहीं हो रहे, वो कारण ढूंढिए। समस्या को छोटे, अधिक प्रबंधनीय, जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ऐसे भागों में विभाजित करें, उसको बांटिए, ताकि हमको पता चले कि मुझे पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, पहला काम क्या करना है, जिससे मैं अपनी समस्या का थोड़ा सा हल तो कर लूंगा। फिर ये हो गया तो अगला काम क्या करना है कि थोड़ा और हल मुझे मिलने लग जाए मेरी समस्या का। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बात चल रही है, प्रभावी समस्या समाधान कौशल को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से मान लीजिए बहुत अभिभूत है,
आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, बहुत एक्साइटेड तो हैं, आपको लग रहा है मजा आ गया, क्या कमाल की चीज मिल गई, यही तो मैं पाना चाहता था। पर उसी क्षण से आपको अब थोड़ा थोड़ा डर भी आने लगा कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाऊंगा। जो भी चैलेंजेस उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जो भी आपके सामने चुनौतियां आने वाली हैं, उनको पहचानिए। फिर उस सारी चुनौतियों को एक एक करके आपस में बांट लीजिए और फिर उसके समाधान पे काम करिए। इसे छोटे कार्यों में विभाजित करिए। हर स्टेप, हर कार्य जो छोटा आपका है, वो धीरे धीरे आपको आपके समाधान की तरफ ले जाएगा, उस बड़े प्रोजेक्ट को करने में आपकी मदद करेगा। इंफॉर्मेशन गैदर करिए, मतलब सूचना इकट्ठा करिए। जो भी आपकी समस्या है, आपने उसको पहचान लिया, अब उसके बारे में, उस समस्या क्यों होती है, क्या कारण हो सकते हैं, खुद का मंथन करिए, आसपास के लोगों से पूछिए, कहीं से रिसोर्सेज लेके आइए, मतलब जानकारी लेकर आइए जो उस समस्या के बारे में जहां भी उपलब्ध है, इंटरनेट पे, किताब में है, लेख में है, आपके किसी बड़े और समझदार अनुभवी व्यक्ति के पास है, उससे जाके जानकारी लीजिए। लेकिन समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, रिलेवेंट, जो उससे जुड़ी हुई हो, और उसका डेटा आप एकत्र करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप उसके बारे में ज्यादा गहराई से जान पाएंगे। वही जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको टेस्ट कराने के लिए बोलता है, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। कोई भी समस्या जो आपकी है उसको गहराई से समझने के लिए वो और जानकारी जुटाते हैं उन टेस्ट के माध्यम से। उदाहरण के तौर पे हम समान मुद्दों पर शोध करें, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम रिलेवेंट सर्च करें, उसी के बारे में जुड़ी हुई चीजों के बारे में और जानकारी जुटाएं, विशेषज्ञों से परामर्श करें। जैसा मैंने बताया, एक्सपर्ट लोगों से जाके हमको बात करनी चाहिए, और आपके जितने भी पिछले अनुभव हैं या जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, जो उस बारे में जानकारी रखते हैं, उनके अनुभवों के आधार पर विश्लेषण करें। जब समस्या का विश्लेषण होने लगेगा तभी उसका समाधान भी दिखने लगेगा। जब समस्या को ही ढंग से नहीं पहचान पाएंगे तो समाधान भी कभी नहीं मिलेगा। और देखिए, कहा जाता है ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ठीक वैसे ही जब आपके पास अगर कोई चाबी है तो उसका कोई ताला भी होगा, लेकिन पहले ताला मिलना जरूरी है, तभी वो चाबी काम की है। तो सॉल्यूशन हम कब ढूंढेंगे? जब हमें उस ताले का पता होगा, वो ताला कहां पर लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है हमको। जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस, कई समाधान उत्पन्न कर रहे हैं। अभी तक तो एक नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आप समस्या को पहचान जाएंगे तो फिर आप माइंड मैपिंग जैसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सभी संभावित समाधानों का मंथन करें, उन्हें सूचीबद्ध करें। आपने अपनी समस्या लिख ली बीच में। अब इस प्रकार जब आपने अपनी प्रॉब्लम को लिख लिया, पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो हर संभावित सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। हर दिशा में उस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के बारे में सोचिए। आपको एक से ज्यादा समाधान नजर आने लगेंगे। तो सभी संभावित समाधानों का मंथन करें, उन्हें लिस्ट करें, सूचीबद्ध करें, और फिर उन्हें प्रारंभ में मूल्यांकित कीजिए। देखिए कि आपको कौन सी चीज करना आपके लिए पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। उनको करने के लिए आपको किन चीजों को, किन संसाधनों को जुटाना पड़ेगा, कौन से रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा उस पर विचार मत करिए, पहले आप हर संभावित सॉल्यूशन को ले आइए। फिर उस सॉल्यूशन में आपको उस समाधान में देखना है कि मुझे कौन सा रिसोर्स चाहिए, कौन सी नॉलेज मुझे चाहिए। वो आप रिसोर्स और नॉलेज के बारे में सोचिए। क्या आप उसके बारे में इकट्ठा कर पाएंगे? क्या आप वैसा कौशल ला पाएंगे? क्या आप वैसे लोगों को ढूंढ पाएंगे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप वो जानकारी जुटा पाएंगे जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा? इस तरीके से बहुत ज्यादा आप किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी समाधान को प्रारंभिक तौर पर हटाइए मत। जितने भी मुमकिन समाधान है उन सबको सूचीबद्ध करिए। फिर हम सोचेंगे उनमें से कि कौन सा काम किया जा सकता है जिससे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, समस्या का समाधान हो जाए। सभी विचारों को लिखें जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं समाधान के लिए। भले ही वो पहले स्वाभाविक तौर पे आपको शुरू में कई सारी ऐसी बातें आ जाएंगी जिनके बारे में आपको पता नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भले ही वो शुरुआत में आपको अव्यवहारिक लगे कि वो कैसे होंगे, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। अरे जानकारी जुटाई जा सकती है। तो आप शुरू में अगर आपको वो असंभव लग रहा है, अव्यवहारिक लग रहा है, कैसे करेंगे, ऐसा आपको भ्रम हो रहा है या परेशानी हो रही है, अटक रहे हैं,
तो उसके बारे में ज्यादा विचार न करें। आप तो पहले सॉल्यूशन को ढूंढने में लगें, जो भी संभावित आपके विचार आ रहे हैं समस्या के समाधान के लिए। मॉनिटर एंड रिव्यू। जब आप समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जो भी काम आप करते हैं, जो भी प्रयास आप करते हैं, वो प्रयास, उन कार्यों के लिए आप निगरानी रखें कि जो कार्य जैसा सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है, और अगर वैसा ही हो रहा है तो उसकी समीक्षा करें कि वैसा ही होने पे क्या वैसे ही परिणाम मिल रहे हैं जो हमने सोचे थे। संभावित हर विचार पर काम करिए, फिर उस पर काम करने के बाद देखिए, निगरानी करिए क्या आप सही तरीके से उस काम को कर पा रहे हैं। निरंतर तौर पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी निगरानी करें और आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव करें। कुछ ना कुछ चेंजेस, अगर एडजस्टमेंट उसमें करने हैं, बदलाव लाने हैं, तो वो लाइए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप जो भी काम करें, ऐसा नहीं कि बस एक बार सोचा करने लग गए। करते रहिए, देखते रहिए सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जैसे परिणाम चाहते थे वैसे वैसे परिणाम, छोटे छोटे परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तभी वो बड़ा परिणाम आएगा। तो निगरानी करिए और समीक्षा करिए। नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो योजना में, आपकी प्लानिंग में संशोधन, चेंजेस करें। जो भी एडजस्टमेंट करने वो करिए। जब बात चल रही है प्रभावी समस्या समाधान के बारे में, तो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से सीखें। मैं हमेशा कहता हूं गलती सबसे होती है, और जब हम गलती करते हैं और उसके बारे में समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में प्रॉपर रिव्यू करते हैं, पूरा गहराई से सोचते हैं, डीप थिंकिंग, तो वहीं से हमको अपने अनुभव प्राप्त होते हैं। अब अगर आप अनुभव प्राप्त करने के बाद भी, कारण जानने के बाद भी वही गलती दोहराते हैं दूसरी बार, तीसरी बार, तो आप सच में गलती कर रहे हैं। वो गलती आप जानबूझकर कर रहे हैं। एक आधा बार गलती हुई, उससे अनुभव प्राप्त किया, अब सेम गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नई गलती करेंगे, नए अनुभव लेंगे, नए प्रयास करेंगे। गलतियां होंगी, प्रयास करेंगे। तो कोशिश करिए जब समस्या समाधान की प्रक्रिया में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आप चल रहे हो, तो उस वक्त जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो भी परिणाम हैं, उन पर विचार करिए ताकि सीख सकें और सुधार कर सकें। समझ गए मेरी बात को? यहां पे हम बात करने वाले हैं, विश्लेषण करें कि क्या अच्छा काम किया, और भविष्य की जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, जो भी चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या सुधार किया जा सकता है, इस पे विचार करें, इनको लिख लें, इनको अच्छे से समझ के सूचीबद्ध कर लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका हमेशा काम एंड कंपोज्ड, फोकस्ड रहना जरूरी है। मतलब आप शांत रहें और केंद्रित रहें। कई बार ऐसी चीजें होंगी जो आपको उत्तेजित करेंगी, परेशान करेंगी, आपको डीमोटिवेट करेंगी, आपको प्रेरणा देने की जगह आपको नीचे की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य को बनाए रखिए, शांत रहिए और फोकस रहिए। अपने लक्ष्य से मत भटकिए। स्पष्ट रूप से सोचने और तर्क संगत निर्णय लेने के लिए, तर्क संगत निर्णय का मतलब है आप रैशनल डिसीजंस लेना चाहते हैं, लॉजिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं, लॉजिक के साथ एक पूरे कारण को समझते हुए आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए शांत स्वभाव रखिए और फोकस रहिए। जब मैं बात करता हूं शांत रहने के लिए, तो इसका सबसे गहरा तरीका, सबसे आसान तरीका क्या दिखता है मुझे? आराम से अकेले में बैठ के गहरी सांस लीजिए। मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करता हूं। जब भी कभी तनाव बढ़ता है, जब भी मेरा ध्यान भटकता है, जब भी मुझे कोई ऐसी उत्तेजना होती है, इसमें मुझे गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए मैं शांत जगह पर बैठता हूं और मात्र 5 मिनट के लिए। अब देखिए, आप पहली बार भी जब ऐसा करेंगे, मेरी गारंटी है आपका तनाव, आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, आपकी उत्तेजना वो तुरंत थोड़ा नीचे आ जाएगी। 5 मिनट अगर आप ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको गहरा लाभ होने वाला है। गहरी सांस लेने या माइंडफुलनेस, अच्छी बातें सोचने से, इनकी तकनीकों को अपनाने से आपको मदद मिलेगी उस वक्त जो आपकी परेशानी है उसको कंट्रोल करने में। बी क्रिएटिव, रचनात्मक बने। हमेशा एक जैसे ढर्रे पे मत चलिए। कई बार ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा ही करूंगा। हो सकता है कि किसी विशेष समस्या के दौरान
आप कोई अलग तरह का समाधान ढूंढ लाएं जो पहले से भिन्न हो और पहले से बेहतर हो। इसके लिए आपको रचनात्मक तरीके से सोचना होगा। तो बॉक्स के बाहर, कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। एक कुएं का मेंढक मत बनिए। संसार बहुत बड़ा है, बाहर बहुत सारे अनुभव हैं, बाहर बहुत सारी जानकारी है। सिर्फ अपने आसपास की चीज को ही सीमित जीवन मत मान लीजिए। बॉक्स के बाहर आके आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और अपरंपरागत समाधानों पर भी विचार करिए। अनकन्वेंशनल, जैसा हमेशा से होता आ रहा था, उससे कुछ अलग सोचा जा सकता है। तभी तो इतनी इन्वेंशंस हुई, इतने आविष्कार हुए। आज हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ पा रहे हैं। आज से कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके कुछ साल पहले बिल्कुल भी तकनीक नहीं थी, लेकिन किसी ने सोचा, तर्क संगत तरीके से सोचा, असंभव बात के बारे में सोचा, असंभव लक्ष्य के बारे में सोचा और छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटने के बाद उन पे काम करके हम आज यहां हैं और कल हम इससे भी बेहतर जगह होंगे। नए विचारों का पता लगाने के लिए माइंड मैपिंग जैसी मंथन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। क्या होता है माइंड मैपिंग? जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपने माइंड मैपिंग की तकनीक के बारे में अगर नहीं सुना है तो यह हर संभव जो आउटकम होता है, जो भी आपको परिणाम मिलने वाले हैं, उनके बारे में सोचने से माइंड मैपिंग की प्रक्रिया, यह तकनीक चालू होती है। कैसे? मुझे इससे क्या फायदा होगा, मुझे इससे क्या खुशी प्राप्त होगी, मैं दूसरे लोगों के लिए क्या बेहतर कर पाऊंगा, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए क्या बेहतर कर पाऊंगा, मैं समाज के लिए क्या बेहतर कर पाऊंगा, मैं लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाऊंगा कि नहीं जुड़ पाऊंगा। इन सारे परिणामों के लिए आप सोच सकते हैं एक माइंड मैपिंग की प्रक्रिया से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होने लगेंगी। और इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप खुद मंथन कर रहे हैं, आत्ममंथन चल रहा है, नए नए विचारों के बारे में, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। दिन भर विचार मत करते रहिए, एक समय तय करिए कि मुझे आधा घंटा, 1 घंटा इस समय पे अपनी समस्या के बारे में सोचना है, अपने चैलेंजेस के बारे में सोचना है, जो भी आपके सामने परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं, उनके बारे में सोचना है। सीक इनपुट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से इनपुट प्राप्त करें। एक सेशन के दौरान मैं जब गया, बहुत सारे लोग थे और मुझे सेशन लेना था, तो मैं अपने साथ कुछ रंग बिरंगे कलरफुल कार्ड्स लेकर गया। 5-6 तरह के कार्ड्स थे, बहुत सारे लेके गया। मान लीजिए 50 एक रंग के थे, 50 एक रंग के, 50 एक रंग के, ऐसे करके 200-300 कार्ड्स थे। तकरीबन 150-200 लोग बैठे हुए थे। अब आप मान के चलिए, पहले तो वो जब आए तो हमने हमारे वॉलंटियर की मदद से वो कार्ड सबको दे दिए, एक एक कार्ड सबको दे दिया, जिसके बाद जो रंग आया बस पकड़ाते चले गए। फिर मैंने सवाल पूछा कि वो सभी लोग, पहले तो सब लोग अपना कार्ड दिखाइए, सबने अपना अपना रंग दिखाया कि ये कार्ड मेरे पास है। फिर हमने उनको कहा कि वो सभी लोग अपना हाथ ऊपर करें जिनको अपनी पसंद का कार्ड मिला है। मतलब हमारा वॉलंटियर आया, आपको एक कार्ड दिया, अब आपके पास पीला कार्ड आया और आपको पीला पसंद है, हाथ ऊपर करिए। आपके पास पीला आया पर आपको नीला पसंद है, तो हाथ नीचे कर लीजिए। तो तकरीबन उन 150-200 लोगों में से लगभग 20 से 25% लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हमें हमारी पसंद का कार्ड मिला है। बाकी सबने हाथ नीचे कर लिया कि हमें हमारी पसंद का रंग, हमारी पसंद का कार्ड हमें नहीं मिला। ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने उनको कहा कि अगले 120 सेकंड साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, मतलब कुछ भी करिए, प्रयास करिए, लोगों से बात करिए, उन्हें मनाइए। हो सकता है आप किसी के पास जाएं और जाके कहें मेरे पास पीला कार्ड है, मुझे नीला पसंद है, आपके हाथ में नीला दिख रहा है, क्या आप अपना नीला कार्ड देके मुझसे पीला ले लेंगे? हो सकता है उसको पीला पसंद हो, वो भी इंतजार कर रहा हो किसी का। और आप यकीन करिए, जब 120 सेकंड तक सब लोग उस हॉल में, सेमिनार का जो हॉल था उसमें सब इधर से उधर भाग रहे थे, मना रहे थे, बात कर रहे थे, छीना झपटी भी कुछ मित्रों में होने लगी कि मुझे ये वाला कार्ड दो। लेकिन ठीक 120 सेकंड के बाद जब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि फिर से हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों के पास अपनी पसंद का कार्ड है, तो हॉल में तकरीबन 90% लोगों का हाथ खड़ा हुआ था कि हमारे पास हमारे पसंद का रंग पहुंच गया, हमें हमारी पसंद का कार्ड मिल गया। मात्र 120 सेकंड की एक्टिविटी ये समझाने के लिए पूरी तरीके से समर्थ थी कि अगर हम हमारी जगह से उठेंगे, लोगों से बात करेंगे, मदद मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्यार से समझाएंगे, बार्गेन करेंगे, अदला बदली का प्रयास करेंगे, तो हमारी समस्याएं
उनका समाधान, हमारी जो इच्छित चीजें हैं उनका मिलना मुमकिन है। लोगों से हमें मदद मिलती है। विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों के लिए आप अपने सहयोगियों से, मित्रों से, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो मेंटोर हो सकते हैं, आपके मार्गदर्शक बन सकते हैं, ऐसे लोगों से परामर्श करिए। जितना ज्यादा आप डिस्कस करेंगे अच्छे लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना बेहतर, आपकी समस्या का समाधान उतना ही जबरदस्त आपको मिलेगा। समस्या और संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक छोटा समूह बनाएं। इसको थिंक टैंक कहते हैं आजकल। मैंने भी अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। जब भी हमें हमारे बिजनेस में या कोई जीवन में ऐसी कोई समस्या आती है जिसका बेहतर समाधान हम ढूंढते हैं, तो हम हर महीने 2 बार मिलते हैं, 15 दिन में, फिर 15 दिन में, और सब अपनी अपनी समस्याएं। जरूरी नहीं है हर बार आपके पास कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी अगर है या कोई जानकारी आप चाहते हैं, कुछ बेहतर रिजल्ट आप लाना चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं अच्छा, तो उसके लिए कोई भी समाधान अगर हमें चाहिए होता है तो हम आपस में चर्चा करते हैं। उस चर्चा का फायदा क्या है? अलग अलग तरीके के नए, इनोवेटिव, नवाचारी विचार निकल कर आते हैं, और इससे आपको अपनी समस्या के एक से ज्यादा समाधान भी मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप्स आप बना सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? थिंक टैंक। स्टे ऑर्गेनाइज, संगठित रहिए। संगठित का मतलब ये नहीं कि सब एक साथ रहें, बहुत सारे लोग नहीं, खुद में खुद से संगठित रहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए। आपको क्या करना है? जो भी पॉसिबल चीजें हैं, रिलेटेबल है, प्रासंगिक जानकारी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको संगठित करिए और उनको अपने लिए अवेलेबल करवाइए। आपको वो अवेलेबल हो, आपको मिल जाए, वो आप प्राप्त कर सकें, ऐसी कोशिश करिए। उन सब चीजों को एक दूसरे से कड़ी जोड़ने की आदत सीखिए। इसी को कहते हैं संगठित होना। कैसे किया जा सकता है? एक टू डू सूची बनाइए, टू डू लिस्ट कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, रात को सोने से पहले तकरीबन हर वो व्यक्ति जो जीवन में सही तरीके से अपने काम को पूरा कर पा रहा है, वो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाता है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैंने कई सारे लोगों से नेटवर्किंग की, लोगों से मिला, उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे बातचीत की, और मुझे पता चला कि जो भी अपने जीवन में सही सुचारू रूप से काम कर पा रहे, जैसा चाहते हैं वैसा लक्ष्य समय पे पा लेते हैं, ये लोग अपनी डायरी में एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। रोज रात को सोने से पहले उसको एक बार जरूर देखते हैं कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं। उनकी ये टू डू लिस्ट अगले दिन की भी बनी है, अगले एक हफ्ते की भी बनी है, अगले 1 महीने का भी प्लानिंग पूरी तैयार है। और ये रोज ये चेक करते हैं कि क्या जैसा सोचा था चीजें वैसी हो रही हैं। 100% नहीं, 90% हो रही हैं, 80% हो रही हैं। इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में विचार करते हैं। लेकिन क्या करना है, ये एक लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट प्रबंधन जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी कई सारी एप्स आती हैं, कई सारे ऐसे फोल्डर्स आप अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं, कई सारे छोटी छोटी एप्लीकेशंस की आप मदद ले सकते हैं। आपके फोन में ही बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, आपके कैलेंडर में ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी एप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने समय को प्रबंधित कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, मीटिंग के लिए टाइमर लगा सकते हैं, आप किसी काम को समय से पूरा करने के लिए टाइमर लगा सकते हैं। और ये चीजें होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें लगा तो सभी सकते हैं, पर जब ये लग जाएंगी, सच में आपको बार बार याद दिलाएंगी, तो आपको एक पुश मिलेगा, एक धक्का मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी काम को समय से निपटाने के लिए। स्टे पॉजिटिव। नकारात्मक रह के कोई काम नहीं हो सकता, सकारात्मक बने रहें। हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आपको ये बात कहता हूं। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानी आएंगी, अटक जाएंगे, जाहिर सी बात, स्वाभाविक है। साइकिल चलाना सीखा था तो गिर गए थे ना हम पहली बार, लेकिन क्या किया हमने? साइकिल चलाना थोड़ी छोड़ा, उठे, कपड़े झाड़े, फिर से लग गए। तो सकारात्मक रहिए। परेशानियां आएंगी, लेकिन उस समय पे जब आपकी सकारात्मकता आपके साथ होगी तो हर परेशानी से आप आगे निकल पाएंगे। मोटिवेटेड रहने के लिए, प्रेरित रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, डिटर्मिनेंट रहने के लिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही है। और इसीलिए कहता हूं, सकारात्मक लोगों से ही खुद को घेरे रखिए। उन्हीं लोगों से ज्यादा उनके साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ समय बिताइए जिनसे आपको सकारात्मकता की एक भावना महसूस होती है, एक फीलिंग आती है। सकारात्मक बने रहने का सीधा सा तरीका है कि आप समस्या पर ध्यान देने की बजाय संभावित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। आप फोकस करें कि आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, समाधान के बारे में। हर वक्त आपके दिमाग में प्रॉब्लम, समस्या नहीं चलनी चाहिए। प्रॉब्लम तो अपन ने शुरू में आइडेंटिफाई कर ली, पहचान ली,
फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया कि कैसे अब मैं इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूं, पहले ये खत्म करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, फिर अगली स्टेप क्या है, फिर अगली स्टेप क्या है। इस प्रकार से एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाना है। तो जब कभी भी आप समस्याओं को पहचान चुके हैं तो आप बार बार समस्या पे ध्यान मत दीजिए। किस पे ध्यान देना है? समाधान पर। जब समाधान पर ध्यान होगा तो फिर समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए ही आप काम करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम सच में है तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का समाधान मिल ही नहीं रहा है, सब प्रयास कर लिए हर तरह से, मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसी समस्या भी फिर है ही नहीं, वो सिर्फ आपका भ्रम है। जब समस्या है तो उसका समाधान होगा। अगर ताला है तो उसकी एक चाबी है, अगर एक चाबी है तो उसका एक ताला है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बेकार की चाबी का कोई अर्थ नहीं है, एक बेकार के ताले का कोई अर्थ नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी हर समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब प्रयास करते रहते हैं तो उससे अनुभव मिलते हैं, और अनुभव होने से ही वो स्थिति आती है जब हर काम सही तरीके से होने लगता है। जल्दी मुलाकात होगी आपसे सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन के अगले हिस्से में। तब तक के लिए धन्यवाद।